लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो यहाँ पे आज हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज टू डिफाइंड एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू। तो जो ऑब्जेक्टिव है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का वो है डिफाइन करना और अमेंड करना लॉ किस से रिलेटेड, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, एग्रीमेंट टू सेल से रिलेटेड, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के तीनों से ही रिलेटेड डिफिनेशन और लॉ को अमेंड करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाम में ही है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेल ऑफ गुड्स। तो ऑप्शन बी, सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो है डिफिनेशन और उसमें जो लॉ है, उससे रिलेटेड जो लॉ है उसको अमेंड करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ऑब्जेक्टिव सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का यही है कि वो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड डिफिनेशन और उसके लॉ को अमेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स इन, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कब फोर्स में आया, कब से एप्लीकेबल हुआ? ऑप्शन ए, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930, ऑप्शन बी, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1930, ऑप्शन सी, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1930, या फिर ऑप्शन डी, 31st डे ऑफ दिसंबर 1930। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको याद करना होगा। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स इन फर्स्ट जुलाई ऑफ 1930। तो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930 को जो है ये फोर्स में आया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टर्म गुड्स इज डिफाइंड इन सेक्शन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो आपको जो बताना है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के कौन से सेक्शन में गुड्स टर्म को डिफाइन किया गया है। तो ऑप्शन ए है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ऑप्शन डी सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। तो देखिए 2 ब्रैकेट में 5, इसका मतलब ये है कि 2 जो बाहर है उसको सेक्शन कहते हैं और ब्रैकेट में जो उसको सबसेक्शन कहते हैं। तो कौन से सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है? तो देखिए ये तो क्लियर है कि सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया। अब सब सेक्शन आपको यहाँ पे याद करना होगा। तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में गुड्स को डिफाइन किया गया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, Which of the following are not included in the term goods under the sale of goods act? तो जो गुड की डिफिनेशन दी गई है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, उसमें कौन सा नीचे दिए आइटम में से इंक्लूडेड नहीं है? आपको बताना है कि नॉट इंक्लूडेड। तो गुड्स में क्या क्या आते हैं और क्या क्या नहीं आते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए स्टॉक एंड शेयर, ये नहीं है। ऑप्शन बी एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है। ऑप्शन सी पर्सनल यूज ऑफ प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। या फिर ऑप्शन डी बी एंड सी, यानी एक्शनेबल क्लेम एंड पर्सनल यूज ऑफ प्रॉपर्टी बी एंड सी, ये दोनों ही जो है गुड्स नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि गुड्स की डिफिनेशन अगर आपने पढ़ी हुई तो वहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक एंड शेयर ये गुड्स में आते हैं, लेकिन एक्शनेबल क्लेम और पर्सनल यूज ऑफ प्रॉपर्टी ये गुड्स में नहीं आते अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी बी एंड सी, ये जो दो हैं एक्शनेबल क्लेम और पर्सनल यूज ऑफ प्रॉपर्टी, ये नॉट इंक्लूडेड इन टर्म ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स मीन्स गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, असेटेंड गुड्स, फ्यूचर गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स और पेरिशेबल गुड्स। तो आपको बताना है कि वो कौन सा गुड्स है जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं होता है जब जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया हो रहा होता है, तो वो एग्जिस्टेंस में नहीं होता है वो गुड्स। तो उसको गुड्स को क्या कहते हैं? असर्टेन गुड्स कहते हैं, फ्यूचर गुड्स कहते हैं, स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं, या फिर पेरिशेबल गुड्स कहते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा होता है तो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैलिड सेल देयर मस्ट बी एट लीस्ट, यानी एक वैलिड सेल के लिए वहाँ पे क्या होना चाहिए? वो ऑप्शन ए है 1 पार्टी, ऑप्शन बी 2 पार्टी, ऑप्शन सी 3 पार्टी, या फिर ऑप्शन डी 4 पार्टी। सभी को पता है कि कम से कम कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड सेल करना है तो वहाँ पे कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 पार्टीज मस्ट बी एटलीस्ट देयर। नेक्स्ट है, व्हेन गुड्स आर गिवन बाय द बायर एज कंसिडरेशन फॉर द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर इट इज़ कॉल्ड, यानी कि जब बायर जो है सेलर को गुड्स देता है क्योंकि सेलर ने बायर को भी गुड्स दिया होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी एग्रीमेंट टू सेल, ऑप्शन सी बार्टर, या फिर ऑप्शन डी बेलमेंट। तो आपने पुराने टाइम पे आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि गुड्स के बदले गुड्स, यानी सामान के बदले सामान दिया जाता था, तो उसको हम क्या कहते थे? बार्टर। तो यहाँ पे भी क्या है, व्हेन गुड्स आर गिवन टू द बायर एज कंसिडरेशन फॉर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर, तो गुड्स के बदले गुड्स दिया गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड इन। तो कोई भी एग्रीमेंट टू सेल है, इन एन एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल है, तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो कब ट्रांसफर होगी? पास्ट में, ऑप्शन बी प्रेजेंट में, ऑप्शन सी फ्यूचर में, या फिर ऑप्शन डी देयर इज नो ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी एट ऑल, तो कोई ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो देखिए एग्रीमेंट टू सेल है यानी कि इन फ्यूचर है, तो फ्यूचर में मतलब कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्यूचर में जो है गुड्स ट्रांसफर किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कंप्राइजेज ऑफ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वो क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन बी बोथ एग्जीक्यूटरी एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, या फिर ऑप्शन डी कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है सेक्शन 4 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में क्या इंक्लूड करता है? सिर्फ एग्जीक्यूटरी करता है, यानी जो एग्जीक्यूट होगा, या फिर जो एग्जीक्यूट हो चुका है, या फिर कंक्लूड हो चुका है, या फिर एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को इंक्लूड करेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड दोनों को ही इंक्लूड करता है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एग्रीमेंट टू सेल वेयर गुड्स लाई विद द सेलर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स रिमेन्स विथ। तो कोई भी एग्रीमेंट टू सेल है जहाँ पे सेलर के साथ गुड्स जो है उसके पास है, गुड्स लाई विद द सेलर, यानी कि सेलर के पास गुड्स है, तो जो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स होगा वो किसके साथ रहेगा? यानी कि सामान खो गया तो उसका रिस्क किसके पास रहेगा? ऑप्शन है आइदर बायर और सेलर, ऑप्शन बी बायर ओनली, ऑप्शन सी सेलर ओनली, या फिर ऑप्शन डी बायर एंड सेलर टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स, यानी कि जितना शेयर्स होगा बायर और सेलर का उसके अकॉर्डिंग उनके पास लॉस आएगा। तो सेलर के पास गुड्स है, अगर गुड्स खो जाता है तो उस केस में जो लॉस होगा वो किसका होगा? बट ऑब्वियसली बात है सेलर का होगा। ऑप्शन सी सेलर ओनली। नेक्स्ट है वेयर गुड्स आर नॉट स्पेसिफिक एंड असर्टेनेबल एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज शैल, यानी कि अगर कोई जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उस वक्त जो है जो गुड्स है वो स्पेसिफिक नहीं है और असर्टेन नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या होगा? ऑप्शन ए बिकम वाइड, ऑप्शन बी बिकम वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर, ऑप्शन सी ऑपरेट एज एन एग्रीमेंट टू सेल, या फिर ऑप्शन डी बिकम ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर ऐसा कोई गुड है जो कि स्पेसिफिक नहीं है और असर्टेन नहीं किया जा सकता है तो वो जो है वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। तो ऑप्शन ए बिकम वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कैन बी अवॉइडेड वेयर द गुड्स है पेरिस्ड और डैमेज्ड। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर गुड्स जो है वो खराब हुआ होगा किस रीजन से। तो ऑप्शन ए ड्यू टू द फॉल्ट नाइदर ऑफ द बायर नॉर द सेलर, यानी दोनों की गलती से ना हुआ हो। ऑप्शन बी ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द बायर, बायर की गलती से हुआ है। ऑप्शन सी ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द सेलर, सेलर की गलती से हुआ है। या फिर ऑप्शन डी ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ आइदर द बायर और द सेलर, यानी बायर या सेलर की दोनों की गलती से ही या किसी एक की गलती से हुआ है। तो किसकी गलती से अगर सामान जो है पेरिस या डैमेज हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है अवॉइडेड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द सेलर, सेलर की गलती से अगर जो है सामान पेरिस या डैमेज हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस में बी। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस जो है वो डिसाइड किया जा सकता है कैसे? ऑप्शन ए फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय एग्रीड, यानी जिस भी मैनर में हम एग्री करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है फिक्स होगा। ऑप्शन सी डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, यानी कि पार्टीज में जैसे जैसे डीलिंग होगी उसके हिसाब से फिक्स हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस जो है ये ऊपर के तीनों ही ए बी सी तीनों तरीके से ही फिक्स किया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, तीनों से ही तरीके से प्राइस हम फिक्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ए रीजनेबल प्राइस अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज, यानी कि रीजनेबल प्राइस अंडर सेक्शन 9 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होता है? ऑप्शन ए मार्केट प्राइस को कहते हैं, ऑप्शन बी करंट प्राइस को कहते हैं, ऑप्शन सी प्राइस एज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, या फिर ऑप्शन डी रीयूज प्राइस। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्राइस फिक्स नहीं कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है कम से कम रीजनेबल प्राइस तो दे देना। तो रीजनेबल प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, यानी जो मार्केट में रेट चल रहा हो आप वही दे दीजिए। हमने फिक्स तो नहीं की, ना ज़्यादा ना हमने कम, तो कम से कम रीजनेबल यानी कि जो मार्केट में चल रहा है वो प्राइस आप दे दीजिए। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ए रीजनेबल प्राइस अंडर सेक्शन 9 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वारंटी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज ए स्टिपुलेशन टू। तो आपको बताना है कि जो वारंटी है सेल्स ऑफ गुड्स में उसको कैसे डिफाइन किया गया है? स्टिपुलेशन टू, ऑप्शन ए कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी विथ रिगार्ड टू टाइम, ऑप्शन सी इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो वारंटी को हम कहते हैं कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो डिफाइंड एज ए स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये डिफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द ब्रीच ऑफ ए कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स गिव द राइट टू, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है उसमें कोई कंडीशन का ब्रीच किया जाता है, ब्रीच यानी तोड़ा, कंडीशन को तोड़ा जाता है, तो वो किसको राइट देगा? राइट टू
ऑप्शन ए रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का। ऑप्शन बी क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली, केवल डैमेजेस को के लिए क्लेम करना है। फिर ऑप्शन सी आइदर ए और बी, यानी ए या बी में से कोई सा भी, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, दोनों को ही राइट देगा। तो अगर कोई कंडीशन ब्रीच की जाती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में, तो वहाँ पे जो है आपके पास राइट बनती है दोनों की, रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम फॉर डैमेज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, आप दोनों के लिए ही आपके पास हक है, आप दोनों के लिए ही केस कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन केसेस वेयर देयर इज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय द सेलर द बायर। तो आपको बताना है कि जब जो है ब्रीच ऑफ कंडीशन जो होता है वो सेलर द्वारा किया जाता है, तो बायर के पास क्या होगा। ऑप्शन ए मे रिटेन द गुड्स थॉ ही हैज़ द राइट टू रिजेक्ट देम, वो गुड्स को रख सकता है अपने पास, जैसे कि क्योंकि उसके पास रिजेक्ट करने का भी अधिकार होता है। ऑप्शन बी हैज़ नो राइट टू रिटेन द गुड बट ओनली रिजेक्ट द गुड्स, उसके पास गुड्स को रिटेन करने का कोई अधिकार नहीं होता बल्कि रिजेक्ट कर सकता है। ऑप्शन सी हैज़ नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, उसके पास कोई गुड्स को रिजेक्ट करने का राइट नहीं है। या फिर ऑप्शन डी हैज़ नो रेमेडी एट ऑल, उसके पास कोई अधिकार ही नहीं है। तो देखिए अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है सेलर द्वारा होता है तो बायर के पास होता है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायर सेल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स, दिस इज एन डैश अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, यानी कि कौन से नीचे दिए गए टर्म के अंदर जो कि अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट में डिफाइन किया गया है, बायर को जो है क्वाइट पोजीशन जो है मिल जाता है। इम्प्लाइड वारंटी एज टू टाइटल, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, इम्प्लाई वारंटी एज टू पोजीशन, या फिर इम्प्लाइड कंडीशन एज ए पोजीशन। तो अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट में इम्प्लाइड वारंटी एज टू पोजीशन में जो है बायर जो है वो क्वाइट पोजीशन को रख सकता है, एंजॉय कर सकता है गुड्स का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इम्प्लाइड वारंटी एज टू पोजीशन में क्वाइट पोजीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड डैश दैट द गुड सेल कॉरेस्पॉन्ड टू डिस्क्रिप्शन। तो जब भी कोई सेल बाय डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सेल होता है, तो वहाँ पे कौन सा इम्प्लाइड जो है आ जाता है, इम्प्लाइड वारंटी आता है, इम्प्लाइड कंडीशन आता है, इम्प्लाइड स्टूपलेशन आता है, फिर इम्प्लाइड डिस्क्रिप्शन आता है। आपको ये बताना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली बात है कि इम्प्लाइड बाय कंडीशन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर आप सेल कर रहे हो तो आप कंडीशन में हो कि जो डिस्क्रिप्शन था उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट देना होगा, नहीं तो फिर अगर आपने कंडीशन तोड़ी तो वहाँ पे सेलर या बायर के पास राइट्स आ ही जाते हैं, तो इम्प्लाइड कंडीशन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है इन ए सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन इट इज सफिशिएंट दैट द गुड्स आर। तो जब भी कोई सेल होता है डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, तो नीचे देखिए ऑप्शन में से क्या चीज़ सफिशिएंट है। गुड्स आर ऑप्शन ए फिट फॉर द पर्पज फॉर विच दे वेयर वांटेड थॉ नॉट इन अकॉर्डेंस टू डिस्क्रिप्शन, यानी कि पर्पज के लिए फिट है लेकिन चाहे वो डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग हो चाहे ना हो। या फिर ऑप्शन बी मर्चेंटेबल थॉ नॉट इन अकॉर्डेंस टू डिस्क्रिप्शन, यानी कि मर्चेंटेबल हैं चाहे वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हो चाहे ना हो। या फिर ऑप्शन सी होलसम इवन इफ दे डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू डिस्क्रिप्शन, होलसम है लेकिन डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हो चाहे ना हो। या फिर ऑप्शन डी द सेम एज दैट ऑफ देयर डिस्क्रिप्शन, यानी कि जैसा सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन में बताया गया था वैसा ही एक एग्जैक्टली है। ऑप्शन डी सेम एज दैट ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो देखिए सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि सेल्स ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में आपने बताया है उसके अकॉर्डिंग उस कंडीशन को फुलफिल करना होगा। जैसे कि अभी ऊपर आपने देखा सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इम्प्लाइड कंडीशन लग जाता है कि जो आपने कहा है वही आप देंगे। तो ऊपर के ए बी सी तीनों में क्या है कि वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिट फॉर पर्पज है, मर्चेंटेबल या होलसम है, तो वो नहीं चलेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, द सेम एज दैट ऑफ देयर डिस्क्रिप्शन, जो गुड्स है वो एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया गया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इन ए सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन इट इज सफिशिएंट दैट द गुड्स आर द सेम एज दैट ऑफ देयर डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस डज नॉट अप्लाई इफ। तो एम्प्लॉय कंडीशन जो है वो क्वालिटी या फिटनेस पे अप्लाई नहीं होगा अगर ऑप्शन ए बायर डिस्क्लोज टू द सेलर द एग्जैक्ट पर्पज फॉर विच गुड्स आर रिक्वायर्ड, बायर ने डिस्क्लोज कर दिया सेलर को कि क्यों चाहिए हमें। या फिर ऑप्शन बी बायर इंडिकेट्स टू द सेलर दैट ही रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल और जजमेंट, बायर ने इंडिकेट कर दिया कि वो सेलर के स्किल या जजमेंट पर डिपेंड करता है। या फिर ऑप्शन सी सेलर्स बिजनेस इज टू सेल गुड्स ऑफ सच डिस्क्रिप्शन, सेलर्स का बिजनेस है कि वो गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सेल करे। या फिर ऑप्शन डी बायर रिजर्व्स द राइट टू एग्जामिन द गुड एंड चेक इट्स क्वालिटी, यानी कि बायर के पास राइट है कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सके और उसकी क्वालिटी को चेक कर सके। तो आपको बताना है कि कौन से केस में इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, क्वालिटी और फिटनेस डज नॉट अप्लाई। तो देखिए ऊपर के तीनों में क्या है, बायर ने दे दिया है सेलर्स के ऊपर, लेकिन फोर्थ पॉइंट में क्या है, फोर्थ पॉइंट में बायर खुद एग्जामिन कर रहा है और उसकी क्वालिटी को चेक करता है। तो इस केस में क्या होगा कि इम्प्लाइड कंडीशन लागू नहीं होगी, डज नॉट अप्लाई। तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस डज नॉट अप्लाई इफ बायर रिजर्व द राइट टू एग्जामिन द गुड्स और चेक इट्स
क्वालिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कैवियट इम्पिटर एज फाउंड इन सेक्शन 16 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट मीन्स दैट। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ, आपने कैवियट इम्पिटर पढ़ा होगा सेक्शन 16 में, तो कैवियट इम्पिटर का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए लेट द बायर बी अवेयर, ऑप्शन बी बायर मस्ट टेक ए चांस, ऑप्शन सी सेलर मस्ट टेक केयर, या फिर ऑप्शन डी सेलर मस्ट टेक ए चांस। तो सभी को पता होना चाहिए कैवियट इम्पिटर का मतलब होता है कि बायर जब आ रहा है तो बायर को अवेयर होना चाहिए, बायर को हर चीज़ें जानकारी, हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो कैवियट इम्पिटर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। इन केस ऑफ डैश गुड्स प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर ओनली व्हेन द गुड्स आर असर्टेन्ड। तो बताना कि आपको कौन से टाइप के गुड्स में प्रॉपर्टी तब बायर को पास होती है जब गुड्स जो है असर्टेन होता है। तो ऑप्शन ए फ्यूचर, ऑप्शन बी स्पेसिफिक, ऑप्शन सी कंटीजेंट, या फिर ऑप्शन डी अनअसर्टेन्ड। तो देखिए असर्टेन्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनअसर्टेन। इन केस ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स प्रॉपर्टी पासिस टू द बायर ओनली व्हेन द गुड्स आर असर्टेन। तो जब असर्टेन हो जाएगा तब अनअसर्टेन गुड्स जो है पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है इन ए सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स द प्रॉपर्टी देयर इन is transferred to the buyer. Option A upon delivery of goods, option B upon payment of price, option C at such time as the parties intended to be transferred, या फिर option D at such time as decided by the court। तो इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन, यानी कि कोई स्पेसिफिक और असर्टेन गुड है तो वो कब ट्रांसफर होगी बायर को। तो बट ऑब्वियस बात है कि जब वो इंटेंशन होगा उनका कि हाँ ट्रांसफर करना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एट सच टाइम एज द पार्टीज इंटेंडेड इट टू बी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फॉर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स द गुड्स शुड बी इन ए। तो कोई भी प्रॉपर्टी इन गुड्स को पास करना है तो आप गुड्स कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, नॉन डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, कंज्यूमेबल स्टेट में होना चाहिए, फिर ऑप्शन डी रेडी स्टेट में होना चाहिए। तो बट ऑब्वियसली बात है कि आपको पास करना है, आपको डिलीवर करना है गुड्स को प्रॉपर्टी में, तो बट ऑब्वियसली तो डिलीवरेबल होना चाहिए। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन, डिलीवरेबल है तभी तो आप उसको पास कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है रिस्क प्राइम फेसी पासिस विथ। तो रिस्क जो है वो किसके साथ जो है पास हो जाता है, प्रॉपर्टी और ऑनरशिप, कंप्लीटेड एग्रीमेंट, वेरिफिकेशन डिलीवरी, या फिर पेमेंट ऑफ प्राइस। तो बट अब ऐसा होता है कि जैसे ही प्रॉपर्टी या ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो रिस्क भी क्या होता है पास हो जाता है। ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द लैटिन मैक्सिम नेमो दैट कोड नॉन हैबिट मीन्स। ऑप्शन है नो मैन कैन पास ए बेटर लिटिल देन ही हैज़, ऑप्शन बी लेट द बायर बी अवेयर, ऑप्शन सी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज सो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो देखिए लेट द बायर बी अवेयर ये आपको पता ही है कैवियट इम्पिटर होता है। नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, यानी कि जिसके पास जो नहीं है वो दूसरे को नहीं दे सकता है, इसका मतलब ये होता है। तो ऑप्शन ए नो मैन कैन पास ए बेटर टाइटल देन ही हैज़, यानी कि आपके पास कुछ और है और आप दूसरे को बहुत अच्छा वाला टाइटल पास करो तो ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास जो है आप वही दे सकते हो। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। ए फाइंडर ऑफ गुड्स हैज़ द पावर टू सेल द गुड्स टू गिव गुड टाइटल टू द बायर इफ द ऑनर ऑफ गुड्स कैन नॉट बी फाउंड विथ। तो आपको बताना है कि जब कोई गुड्स जो है गुड्स, आप सपोज करिए कि आपको कोई सामान मिला तो अब आपके पास उस गुड्स को सेल करने का पावर है किस केस में। ठीक, आपको किसी का सामान मिला है, अब आप जो है इसको किसी दूसरे को बेच दे रहे हो, तो ये पावर आपके पास कब आएगी। ऑप्शन ए ऑर्डिनरी डिलीजेंस, ऑप्शन सी रीजनेबल डिलीजेंस, ऑप्शन सी ड्यू डिलीजेंस, या फिर ऑप्शन डी लैक ऑफ डिलीजेंस। यानी कि आपने फाइंडर ऑफ गुड्स को, जो जिसका गुड्स था ओरिजिनल जो ऑनर था, आपने उसको ढूंढने की कोशिश की थी ऑर्डिनरी तरीके से, रीजनेबल तरीके से, या फिर ऐसे ही काम चलाओ, या फिर आपने ढूंढा ही नहीं। तो कब आपके पास वो पावर आएगी। बट अब ये होता है जब आपने रीजनेबल डिलीजेंस के साथ जो है आपने ऑनर ऑफ गुड्स को सर्च किया और आपको नहीं मिला, तब उसके बाद जो है आप जो है दूसरे को आप वो जो गुड्स आपको मिला है उसको सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रीजनेबल डिलीजेंस के साथ आपने जो है गुड्स, ऑनर ऑफ गुड्स को सर्च किया और आप उसको नहीं ढूंढ पाए, नहीं आपने उसको मिला, तो फिर आप जो है आपके पास पावर होती है कि आप उस गुड्स को किसी दूसरे को बेच सकते हो। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। वेयर द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर एज पर द एग्रीमेंट एंड देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट गुड्स शैल बी डिलीवर्ड विद इन। तो जहाँ पे सेलर को जो है सामान बायर को डिलीवर करना है, बाउंडेड है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया कि कब जो है डिलीवर करना है, तो उस केस में वो कब डिलीवर करेगा। तो ऑप्शन ए सूटेबल टाइम, ऑप्शन बी मिनिमम टाइम, ऑप्शन सी एडिक्वेट टाइम, या फिर ऑप्शन डी ए रीजनेबल टाइम। तो कब डिलीवर करेगा, जब कोई टाइम ही नहीं दिया गया है और सेलर को डिलीवर करना भी है, तो बट आपसे बात है कि एक रीजनेबल टाइम में वो डिलीवर करेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30। इन केस ऑफ एक्सेस डिलीवरी मोर देन कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी द बायर कैन, सपोज करिए कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्टेड होता है कि 10 यूनिट हम, लेकिन कभी कभी गलती से 12-15 यूनिट चला जाता है, तो उस केस में आपको क्या होता है, बायर को क्या करना होगा। बायर कैन रिजेक्ट इन फुल, बायर जो है पूरा का पूरा वापस कर देगा, बोलेगा नहीं हमें 10 चाहिए था, आपने 15 क्यों भेज दिया। या फिर बायर
एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी एंड रिजेक्ट द एक्सेस, जितना चाहिए तो उतना ले लेगा और बाकी जो है वो एक्स्ट्रा वापस कर देगा। या फिर ऑप्शन सी एक्सेप्ट द होल, पूरा का पूरा अपने पास रख लेगा। या फिर ऑप्शन डी आइदर ए और बी और सी, तीनों में से कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस बात है कि तीनों ही ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होते हैं। तो ऑप्शन डी आइदर ए और बी और सी, या तो पूरा रिजेक्ट कर देगा या तो जो है कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी में जो था वो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी वापस कर देगा, या फिर पूरा का पूरा ही एक्सेप्ट कर लेगा और पे कर देगा जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगा। तो यहाँ पे होगा तीनों ही ऑप्शन उसके पास होंगे।